हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में स्टैटिक्स एंड डीआई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टैटिक्स की बात कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद डीआई माने डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। डीआई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंकड़े विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम लोग किसकी बात कर लेंगे भाई, डीआई माने डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे पिछली क्लास में वो हमारा मॉड पे बेस्ड था। क्वेश्चन था हमारा फाइंड मॉड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। अगर कोई कंटिन्यूअस सीरीज हो तो उसमें हम मॉड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें चेक करना था। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सर मॉड क्या होता है। वैसे तो मॉड का मतलब होता है हिंदी में बहुलक, और बहुलक का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। x की वो वैल्यू बहुलक कहलाती है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, x की वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती, मॉड कहलाती, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। लेकिन ये बात क्लास इंटरवल में नहीं हो पाती, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस सीरीज का मतलब ही है कि जहाँ पर हमें क्या दिया जाए, क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाए। तो इस क्वेश्चन में x नहीं पता होता, इसलिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास एक क्लास इंटरवल डिफरेंस, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दे रखी। ठीक है, क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, 10 से 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। ये हमारा है क्लास इंटरवल। अब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है भाई, 2376666, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मॉड, माने इस क्वेश्चन का हमें बहुलक बताना है। अब देखिए समझिए भाई, यहाँ पर बहुलक के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो मॉड इक्वल टू मॉड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, लोअर लिमिट लिखी जाती है कि आपकी लोअर लिमिट कितनी है, उसके बाद f1 माइनस लोअर लिमिट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इसमें तो मॉड इक्वल टू L प्लस f1 f0 2f1 f0 माइनस f2। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा I से मल्टीप्लाई होता है, I या H से। ठीक है, I ऑब्लिक H, कुछ भी आप कह सकते हैं। सर ये होते क्या हैं, पहले तो आप ये समझिए। देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि सर f1 क्या है। तो देखिए, सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, ये हमारी f1 है। और इससे पहले ये हमारी क्या है, f0, और इसके बाद ये हमारी क्या है, f2। और f1 के सामने ये हमारा लोअर लिमिट है, और यहीं से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम I या H बोलते हैं। मान लीजिए H क्लास इंटरवल डिफरेंस है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15। ठीक है, ये आप समझें, I या H को हम क्लास इंटरवल डिफरेंस बोलते हैं, वर्ग अंतराल में अंतर बोलते हैं। और ये कैसे आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 55 से 45 को डिफरेंस निकालेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15।
तो हमने बताया कि ये वेरिएबल क्या होते हैं, एल हमारा लोअर लिमिट है किसकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने, और F1 क्या है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F0 उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, F2 उसके बाद की फ्रीक्वेंसी, और I या H में से क्या होता है, क्लास इंटरवल डिफरेंस को हम I या H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है भाई। तो देखेंगे मॉड इक्वल टू लोअर लिमिट हमारे पास है 40, F1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F0 की वैल्यू 3, 2F1 मतलब 2 इंटू 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6, और यहाँ पर H डिफरेंस कितना है 40 और 15, 5 के बीच में 15 का डिफरेंस है, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 47 माइनस 3 दैट इज़ 4, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा, तो 14 में से 9 जाएगा क्या आएगा भाई 5 इंटू 15, ये कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 4 इंटू 3 इसमें ऐड हो जाएगा 12 दैट इज़ 52। आपका मॉड कितना आ गया 52, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है कि अगर कभी भी मॉड पूछा जाए कंटिन्यूअस सीरीज का, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में मीन के बारे में डिटेल में पढ़ा था, मॉड में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, तो मॉड का कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया, और एक और चीज़ पढ़नी है हमको इसमें, मीडियन। तो नेक्स्ट जो टाइप होगा हमारा टाइप नंबर 5, मीडियन पढ़ेंगे। अब मीडियन सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब है कि जिसमें हमें क्या गिवन हो, एक्स गिवन हो। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका निकालनी है हमको ऐसे डाटा की जिसका हमें क्या पता हो, एक्स गिवन हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझें कि सर मीडियन है क्या। तो देखिए मीडियन के बारे में समझने से पहले आप ये समझिए कि जो भी आपको गिवन डाटा होगा मीडियन का, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि अरेंज द गिवन डाटा इन। अब इस गिवन डाटा को 2 फॉर्म में आप कर सकते हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म या डिक्रीजिंग फॉर्म। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दिए गए डाटा को इंक्रीजिंग फॉर्म का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम में आप अरेंज करें, या डिक्रीजिंग फॉर्म का मतलब है अवरोही माने घटते हुए क्रम में अरेंज करें। और इस अरेंज करने के बाद का दूसरा स्टेप आपके पास होगा, आपको स्टेप नंबर 2 में ये देखना होगा कि सर n की वैल्यू क्या है। अब n की वैल्यू 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ऑड होगी या फिर क्या होगी, इवन। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं, पद कितने हैं, टर्म कितने हैं, ये आपको देखना होगा। अगर टर्म हमारे ऑड हैं तो ऑड का कॉन्सेप्ट, और इवन है तो हम इवन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए ऑड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम फॉर्मूले की बात करें इसमें, वैसे तो हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करने वाले, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसमें फार्मूला क्या गिवन है। तो पहला केस है, अगर n हमारे पास ऑड है और n ऑड है और हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन माध्यिका इक्वल टू होती है n+1/2th टर्म,
मतलब n प्लस 1/2 करें। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 हमारा ऑड टर्म है, तो 9 + 1 10/2 दैट इज़ 5, और फिफ्थ माने पाँचवां टर्म जो सीरीज़ को हम अरेंज करने के बाद देखेंगे उसका जो पाँचवां टर्म होगा वो हमारा क्या बनेगा, मीडियन बनेगा, माध्यिका बनेगी। लेकिन अगर दूसरा केस हम लोग डिस्कस करें, अगर हमारे पास n क्या है, इवन, n इवन माने सम है और ऑड माने क्या होता है सर, विषम। अगर हमारा n सम है तो मीडियन क्या होगा, माध्यिका होगी 1/2, फॉर्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये हमारी माध्यिका होती है 1/2 n/2th टर्म n/2 प्लस 1। अब यहाँ एक बात समझिएगा, ये जो +1 है और इस प्लस में अंतर, ये पूरे क्या है, और यहाँ पर ये n/2 निकालने के बाद उसमें क्या होगा, +1। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 टर्म है, 10 टर्म है n की वैल्यू, तो इसका मतलब n/2 फिफ्थ टर्म की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी और फिफ्थ प्लस 1 सिक्स टर्म की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, और उससे आपको क्या पता चल जाएगा, माध्यिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा। क्या डाटा है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। 12, 18, 16, 14, 19, 20, 25। ठीक है, ये गिवन डाटा है। अब सबसे पहला काम आप इसको क्या करेंगे, अगर इसका सोल्यूशन कर रहे हैं सर तो आप इसे अरेंज करेंगे। तो सर आप इसको अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में, मान लीजिए जो भी आपको ऑर्डर पसंद है, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पसंद है, बढ़ते हुआ क्रम, ज़िंदगी में हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को जब हम अरेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम मान लीजिए अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले 12, फिर 14, फिर 16, 12, फिर 14, फिर 16, 16 के बाद हमारा 18, फिर 19 और फिर 25। यहाँ से नंबर ऑफ़ टर्म पता करें, कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6, 19 के बाद सॉरी यहाँ पर 20 देन 25। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास n की वैल्यू है वो क्या है, 7, और जो कि क्या है, एक ऑड वैल्यू है, विषम वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सर फार्मूला लगाया जाए। चलिए पहले तो फार्मूले से बता देते हैं कि अगर मीडियन फार्मूले से निकालना है तो n की वैल्यू है 7, तो हमारे पास फार्मूला है n + 1/2th टर्म। क्या फार्मूला है ऑड के लिए, n/2 + 1th टर्म, तो 7 + 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 8/2 दैट इज़ फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म यहाँ से 1 2 3 4, 4 पे कौन सा टर्म है, 18, 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूले वाली बात। अगर हम इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले के करते तो सर कैसे करते, तो आप एक चीज़ समझिए कि मीडियन अगर आपको निकाल रहे हैं, माध्यिका निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिड वैल्यू ही एक तरीके से फाइंड कर रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से इक्वल नंबर कट करें, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, फिर यहाँ से फिर यहाँ से, तो ये जो बचा हमारा वो ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारी रिमेनिंग नंबर बच गई वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर मान लो 2 संख्याएं बच जाती तब क्या करते, तो 2 संख्याएं अगर बचती तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देते। एक क्वेश्चन से हम इस बात को समझते हैं, पहले ये नोट कर लें आप। मान लीजिए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मीडियन फॉर गिवन डाटा। टेन 15 12 13 16 19 18 20 ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसको अरेंज करेंगे। सोल्यूशन अगर हम कर रहे हैं इसका, तो हम इसे अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग फॉर्म में, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको अरेंज कर लिया। सबसे छोटी संख्या है 10, 10 के बाद 12, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 90, फिर 20। ठीक, अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ़ टर्म है, तो n हमारे पास यहाँ पर कितना, 8,
तो ये सर क्या है, इवन। ठीक, अब यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप चाहें तो कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसको कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं। आप इक्वल नंबर कट करें, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। देन फिर आपने ये कट कर दिया, फिर आपने ये कट कर दिया, अब आपके पास दो संख्याएं बच गई। अब ऐसा नहीं कि पूरा काट दीजिएगा, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये जो वैल्यू बची है इसको ऐड करके हाफ कर लीजिए, यही आपका मीडियन हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो 31/2 दैट इज़ आंसर कितना हो जाएगा, 15.5। 15.5 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन की वैल्यू हो जाएगी भाई, माध्यिका की वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अब इसी में देखिए पार्ट ए में तो आपने पढ़ लिया इसका मीडियन किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मीडियन हमारा किसके लिए हो, पार्ट बी मान लीजिए इसका हो मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज़। अगर डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन पढ़ना हो, डिस्क्रीट सीरीज हमने बता रखी जिसमें एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाए उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा। दिए गए आंकड़ों का हमें मीडियन बताना है, ठीक है। क्या गिवन है सर, एक्स गिवन है और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक्स के साथ हमको जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारा है 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक हमने ले लिया, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, 21, 44, 28 और 2, ठीक। ये हमारे पास क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा ऑफ, यहाँ पर एक चीज़ और आप बढ़ा सकते हैं, 100 फैमिलीज़ मान लीजिए दे दिया, 100 परिवार का ये डाटा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए कि अगर 100 परिवार का डाटा है तो हमने आपको बताया कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी क्लास में कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये आप थोड़ी देर के लिए वेट मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम के उस गांव परिवार में 5 बच्चे हैं, 20 किलोग्राम के 21, 30 किलोग्राम के 44, 40 के 20 और 50 के 8 और 60 के 2, तो ये रिपीटेशन है उस चीज़ का जो एक्स की वैल्यू है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो सर हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम इस क्वेश्चन में सिग्मा एफ निकालें, सिग्मा f/2 निकालें। तो जैसे 100 है तो 100/2 का मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 50, ये वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब इस 50 की जो वैल्यू है इसको हमें ये देखना है कि किस CF में लाई करती है। यहाँ एक नई चीज़ हमें समझनी होगी कि ये जो 50 की वैल्यू है, ये सिग्मा f/2 है, वो लाइज इन विच CF, इन विच CF। यहाँ एक नई चीज़ आई जिसका नाम है CF और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए ये टर्म आया है CF, एक नया टर्म हमारा स्टैटिक्स में पढ़ने को मिला कि CF क्या है।
तो सर CF के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन तो हमारा होता है मीन का, और उसमें भी हमें CF दिया जाता है। और CF की पहचान क्या होती है, CF की सर आइडेंटिटी क्या होती है कि CF जो होता है वो कंटिन्यूअस, लगातार जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। इंक्रीजिंग फॉर्म का मतलब है कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में हमारा CF होता है। अब हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन समझने के लिए कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं हम लोग। ये F की वैल्यू कुछ ले रहे हैं और कुछ CF की वैल्यू है, ठीक। F की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 7, 3, 5, 8 और 10, ठीक। ये हमारी F की वैल्यू है। इसमें आप देख रहे हैं 2, 4, 7 बढ़ा फिर घट गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नहीं मिलेगा। अब मेन हमें ये समझना है कि सर CF कैसे आता है। तो CF पहला टर्म तो सेम रहता है, 2 का 2 रहेगा। दूसरा टर्म CF का क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू इसके साथ जाएगी और यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगी। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। फिर ऐसे यही होगा, 6 का 7 के साथ ऐड करेंगे, 6 + 7, तो जब हम इस वैल्यू को 6 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इस 13 को जब 3 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और इस 16 को 5 के साथ ऐड करेंगे 21, 21 को ऐड के साथ ऐड करेंगे 29, 29 को 10 के साथ ऐड करेंगे 39। तो ये हमारा क्या हो गया CF। कैसे निकाला हमने, पहला टर्म सेम है, फिर 2 को 4 के साथ ऐड किया 6, 6 को 7 के साथ ऐड किया 13, 13 को 3 के साथ ऐड किया 16, 16 को 5 के साथ 21, नेक्स्ट टर्म उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। 21 के बाद 29, फिर 39। तो ये तो आपने सीख लिया कि F से हम CF को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और भी समझिए कि मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस हो गया कि CF दिया है तो F निकालेंगे, तो ये बात भी आप इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए। देखिए CF से F कैसे निकाला जाता है, पहला टर्म 2 हो गया, पहला टर्म 2 सेम हो गया दोनों में, प्रीवियस वाले को माइनस करते हो तो 6 - 2 4, 13 - 6 7, 16 - 13 3, 21 - 16 5, 29 - 21 8, 39 - 29 10। तो जब हम कभी CF को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी सेम करते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सर भूल जाएंगे तो आप नोट में लिख सकते हैं फॉर CF ऐसे लिख लीजिए, फॉर F फ्रॉम CF। ये कौन सी चीज़ है, F माने फ्रीक्वेंसी, कहाँ से, CF से कैसे निकाली जाती है। पहली कंडीशन है फर्स्ट टर्म इज सेम, पहला टर्म तो सेम होता है, देन उसके बाद फर्स्ट टर्म सेम होने के बाद फ्रॉम सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म से क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंड टर्म वी सब्सट्रैक्ट इट्स प्रीवियस टर्म, इट्स प्रीवियस टर्म। कहने का मतलब है कि पहला टर्म तो सर सेम रहता है, लेकिन उसके बाद सेकंड टर्म से हम क्या करते हैं, उसके प्रीवियस टर्म माने पहले टर्म को हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई F CF के बारे में, क्योंकि CF एक नया टर्म आया था इसलिए उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि सर हमको ये देखना है कि CF जो है वो किस F में लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो सिग्मा F/2 की जो वैल्यू है वो किस CF में लाई कर रही है, यही हमें चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप चेक करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या निकालें सर, CF निकालें। पहला टर्म क्या होगा सर, सेम होगा। उसके बाद आप जानते हैं ये टर्म ऐसे सेम होगा, फिर इसके साथ ऐड होकर ये बनाएगा, तो 5 21 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26,
फिर 26 ऐड होगा 41 के साथ, क्या बनाएगा 70, 70 ऐड हो जाएगा 20 के साथ, क्या बनाएगा 90, 90 ऐड हो जाएगा 8 के साथ 98, और 98 2 के साथ ऐड हो जाएगा, कितना बनाएगा 100। ठीक है, वैसे तो देखा जाए इस क्वेश्चन में हमें पूरे CF निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पूरे मीडियन के चैप्टर में ही हमें पूरे कंप्लीट CF निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों सर? रीज़न ये है कि हमें बस ये देखना है कि किस CF में वो सिग्मा f/2 की वैल्यू लाई कर रही है, किस CF में सिग्मा f/2 की वैल्यू लाई कर रही है, बस वहीं तक हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे 5 में 50 की वैल्यू नहीं आएगी, 26 में भी 50 CF लाई नहीं करेगा, 70 में ये लाई करेगा सिग्मा f/2 की वैल्यू। सिग्मा f/2 की वैल्यू कहाँ पे लाई करी? इस CF में, इस CF में सिग्मा f/2 की जो वैल्यू है 50 वो लाई कर रही है। तो जिस CF में लाई कर रही है यहीं पर ये बात आपको समझनी है, उसके सामने जो हमारा x होगा, उसके सामने जो हमारा x होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मीडियन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 30। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। आप चाहें तो इस पॉइंट को भी नोट में लिख सकते हैं। ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, सिग्मा f/2, सिग्मा f/2 को हम लोग कभी कभी कैपिटल N/2 भी बोलते हैं। सिग्मा f/2 या सिग्मा या N/2 लाइज इन विच CF, इन विच CF the value of the value of x in front of that is median। सिग्मा f/2 या इक्वल टू N/2 लाइज इन विच CF द वैल्यू ऑफ x इन फ्रंट ऑफ दैट इज मीडियन। जिसमें ये सिग्मा f/2 लाई करेगा उसके सामने जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या बनेगी, मीडियन बनेगी, माध्यिका बनेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। रब कर दें भाई से। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीडियन जो है वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से फाइंड होता है। अब इसका हम पार्ट C देखेंगे। मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है क्या होता है, क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मीडियन फॉर गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा के लिए हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है, माध्यिका बतानी है। मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है एक्सपेंस, एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं व्यय, और हमें गिवन है नंबर ऑफ फैमिली। नंबर ऑफ फैमिली माने परिवारों की संख्या। नंबर ऑफ फैमिली माने परिवारों की संख्या दे रखी है। अब देखिए ये दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100।
ठीक है। ये हमारा एक्सपेंस है, व्यय है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ़ फैमिली की अगर बात कर रहे हैं तो ये है 14, पहले वाले में 14, 23, 27, 21 और 15, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज दे रखी है हमारे पास इस तरीके से। अब हमें क्या बताना है इसका सर, मीडियन बताना है। तो इस क्वेश्चन में मीडियन बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये समझें कि सर यहाँ पर मीडियन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है। तो सर मीडियन इक्वल टू होता है, यहाँ भी लोअर लिमिट होती है। क्या होती है सर? लोअर लिमिट। उसके बाद लोअर लिमिट के बाद h या i जो भी आप माने, क्लास इंटरवल डिफरेंस h डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई बाई सिग्मा f/2 और माइनस CF, ठीक है। या कैपिटल F कभी कभी लिख दिया जाता है, वो वेरिएबल के ऊपर है। मेन तो हमें ये समझना है कि सर है क्या ये मामला। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सिग्मा f/2 कितना है। तो सिग्मा f/2 के लिए आपको इसका सम करना पड़ेगा, सिग्मा f निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो 100 है सम करने पर। और सिग्मा f/2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा f/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो आपको ये देखना है कि जो 50 है वो किस CF में लाई करेगा। तो सबसे पहले आप CF बना लें, यहाँ पर कैलकुलेट कर लें CF, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 14 हमने बता रखा है। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, 14 प्लस 23, 437, ये 37 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू इसमें ऐड होगी, 7 7 14, 64। अब आप चाहें तो आगे की फाइंड आउट करें, अदरवाइज़ हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अब इससे पहले ही बताया कि सिग्मा f/2 तक ही हमें देखना है कि किस CF में लाई कर रहा है, उसके बाद की कैलकुलेशन की हमें कोई नीड नहीं है। तो पहली वैल्यू 14 हो गई, दूसरी 14 प्लस 23 दैट इज़ 37, और 37 में 27 को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 64, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझ गए कि जो हमारा सिग्मा f/2 था, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50, वो कहाँ पे लाई कर रहा है? इस CF में लाई कर रहा है, ठीक है। इस CF में क्या कर रहा है सर? लाई कर रहा है। तो इसके सामने जो ये वैल्यू है, ये हमारी क्या कहलाएगी सर? ये वैल्यू हमारी कहलाएगी F, ये वैल्यू F कहलाएगी। और सर इससे सामने जो हमारा ये है, ये L कहलाएगा। और यहीं से हम डिफरेंस निकालेंगे, H क्लास इंटरवल डिफरेंस, जो कि कितना है? 20, ठीक है। क्या बताया कि जिसमें सिग्मा f/2 में ये वैल्यू लाई कर रही है, सिग्मा f/2 की वैल्यू जिस CF में लाई करे उसके सामने हमें F मिलेगा, ठीक है। उसी के सामने लोअर लिमिट, और उन दोनों के डिफरेंस से ही हमें क्या मिल जाएगा? H क्लास इंटरवल डिफरेंस। तो सर CF क्या होगा? CF जस्ट इससे पहले होगा। ये हमारी CF की वैल्यू क्वेश्चन में हम पुट करेंगे, इसे कैपिटल F भी कहा जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लोअर लिमिट हमारे पास है भाई 40, क्लास इंटरवल डिफरेंस है 20, और हमारे पास F की वैल्यू है 27, सिग्मा f/2 है 50, और सिग्मा f/2 है 50, और CF की वैल्यू है 37। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिलेगी? 40 20/27 इंटू, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 13, और सॉल्व कर लीजिए इसको, 40 प्लस 260/27, ठीक है। 40 प्लस, अब देखिए इसको डिवाइड करना आना चाहिए आपको 27 को। ये अप्रॉक्स डिवीज़न आपको सिखाया जाता है कि 27 से 260 में डिवाइड करना है। तो 10 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 9 टाइम्स देख लेते हैं। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो जाएगा। लगभग ये 6 टाइम्स और चला जाएगा। 6 3 जा 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, तो इतना 9.6 के आसपास। तो यहाँ पर 9.6 का मतलब हो गया हमारा आंसर 49.6। मीडियन की वैल्यू क्या हो गई, 49.6। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे मेन है, अगर हम मान लीजिए निकाल रहे हैं मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले में आपने देखा कि सर एच क्या है, एच क्लास इंटरवल डिफरेंस है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि जिसमें सिग्मा f/2 लाई करता है। ठीक है, सी एफ जिसमें लाई करता है उसके सामने की वैल्यू को हम एफ बोलते हैं। ठीक है, उसी के सामने लोअर लिमिट, वहीं से क्लास इंटरवल डिफरेंस, और उससे पहले की वैल्यू को सी एफ बोलते हैं। नोट करिए क्वेश्चन को। अब देखिए, इसके बाद जो लास्ट में सबसे पढ़ना है हमें, कि हमने पढ़ा आपको मीन, मीडियन और मॉड, इस तरीके से 3 चीज़ें पढ़ी। एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हम इन लोग हेडिंग डाल लेंगे, रिलेशन बिटवीन मीन। मीन में आपको पता है, मीन का मतलब अगर मीन लिखा हुआ तो कौन सा मीन है, अर्थमेटिक, क्योंकि मीन तो 3 तरीके के हैं, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, लेकिन हर जगह हम अगर मीन लिखा है तो अर्थमेटिक मीन ही मानते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो अगर हमें इसके बारे में फॉर्मूला पता चल जाए तो हम इस पर बेस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हिंदी में होता है कि बहुलक इक्वल टू, बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका और माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन कहें, 2 टाइम्स ऑफ या समांतर माध्य कहें, या 2 टाइम्स ऑफ माध्य। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, इफ़ मीडियन माने माध्यिका, इफ़ मीडियन मीडियन इज 16.5 एंड मॉड माने बहुलक एंड मॉड इज 25.5, देन फाइंड मीन। तो हमें क्या बताना है, मीन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, हमारे पास देखिए फॉर्मूला है सॉल्यूशन में, मॉड इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है मॉड इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो हमें मीन निकालना है, मॉड की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। मॉड की वैल्यू है 25.5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू है हमारे पास 16.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए इस 2 मीन को इधर ले आइए, 2 बार मीन इक्वल टू 16 का 16.5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा
3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19 और 3 1 जा 3 + 1 4, 49.5 और ये 25.5 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ मीन इक्वल टू आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 आ जाएगा। तो यहाँ से मीन निकालेंगे तो 24/2 दैट इज़ मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12। तो हमने मीन निकाल लिया। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज़ देख लिया किस तरीके से होता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोगों ने डिटेल में स्टैटिक्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन की, आंकड़े विश्लेषण की। डीआई जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंकड़े विश्लेषण। आंकड़े विश्लेषण। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सर आंकड़े होते कितने तरीके से हैं, ठीक है, आंकड़ों को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये समझें कि आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है, जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट के बाद में हम लाइन ग्राफ से यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको बार ग्राफ से यूज करते हैं, या फिर हम इसको टेबल फॉर्मेट से यूज करते हैं, या फिर हम हिस्टोग्राम वगैरह से भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बेसिकली देखिए सीसैट में जो हमारा डीआई का चैप्टर है वो बहुत कठिन नहीं पूछा जाता। डीआई जो बेसिकली हमारी सबसे टफ आती है वो हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। तो एसएससी और यूपीएससी के अगर एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, या यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो उसमें जो डीआई का लेवल है वो बहुत नॉर्मल है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि डीआई वास्तव में है क्या, रियल में है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि सर जो पाई चार्ट होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। पाई चार्ट को हम ऐसे सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, और परसेंटेज में अगर बात कर रहे हैं तो 100%। लाइन ग्राफ को सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से लाइनें होती हैं, ये लाइन ग्राफ होता है। सर बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि बार ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल ग्राफ तो आप जानते ही हैं कि कहीं पर हमें टेबल्स दे रखी हैं तो वो हमारा टेबल ग्राफ है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी, सर रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि कैसे इन चैप्टर को लगाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जितनी मैथ्स हमने पढ़ी है वो सारे कॉन्सेप्ट आप डीआई में लगा दीजिए और डीआई सॉल्व हो जाएगी। सर पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ परसेंटेज निकालने का। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से सीखा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है परसेंटेज के चैप्टर में। क्या था सर, गिवन वैल्यू दिया गया मान, और डिवाइड में क्या करते थे सर, कंपेयर वैल्यू, जिससे कंपेयर हो रहा है कंपेयर वैल्यू हमारी डिवाइड में होगी, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता था 100, क्योंकि परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, परसेंटेज में हमने सीखा अगर कहीं पर लेस या मोर निकालना हो, कम या ज़्यादा निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करते थे, डिफरेंस ऑफ बोथ गिवन वैल्यू, दिए गए दोनों मानों का अंतर करिए आप, डिवाइडेड बाय आप क्या करिए कंपेयर वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करिए एक इससे 100 से, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ से सीखा परसेंटेज में कि अगर कोई वैल्यू दे रखी है, कोई मान दे रखा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग परसेंट है तो नीचे रखिए, करस्पॉन्डिंग परसेंट वैल्यू नीचे, और फाइंडिंग परसेंट वैल्यू क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। अगर यही चीज़ रेशियो के रिस्पेक्ट में है तो वैल्यू का करस्पॉन्डिंग रेशियो नीचे रखिए और फाइंडिंग रेशियो कहाँ रखिए, मल्टीप्लाई। तो एक तरीके से अर्थमेटिक आपको रिवाइज भी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियो अगर हमसे पूछा जा रहा है किसी दो कंपनियों के बीच में, तो रेशियो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है
कि जो HCF वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट हमने क्या सीखा है, पांचवा पॉइंट हमने एवरेज से सीखा है। एवरेज भी होता है, कभी कभी आपसे कहता है कि मान लीजिए कोई बार ग्राफ बना हुआ है, आपसे कहता है कि कंपनी का जो आय है वो औसत आय से कितनी बार अधिक है या औसत व्यय से कितनी बार कम है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए एवरेज निकालना आना चाहिए। तो एवरेज का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है सर। तो ये 5 कॉन्सेप्ट तो आप सीख के आ रहे हैं। एक चीज़ और हमें सीखनी है यहाँ पर, और वो ये कि अगर हमें कभी भी परसेंटेज को चेंज करना पड़ जाए, किसमें, डिग्री में। ये क्वेश्चन यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्ट यही आ जाता है, आपसे कहता है कि एक परिवार में भोजन पे खर्च किया गया धन 30% है, तो बताओ डिग्री में कितने डिग्री जो है खर्च हो रहा है। तो आप परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना जान लें। तो परसेंटेज को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे ही समझिए कि जैसे कि हम परसेंटेज को ना मान के, अगर ये मान लें कि मीटर पर सेकंड को हम जैसे किलोमीटर पर आवर में, हमने आपसे कहा ना कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का स्पीड डिस्टेंस टाइम में मैंने पढ़ाया। तो परसेंटेज को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो ये चूँकि छोटी यूनिट को बड़ा कर रहे हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, 18/5 से। और अगर आप डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5/18 से। और अगर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर क्यों, तो उसके वाई का जवाब है कि भाई डिग्री होती है 360 और परसेंटेज होता है 100। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 18/5। ठीक है, नोट कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट्स को। अब देखिए इनका हम यूज़ समझते हैं कि सर क्या यूज है इनका। तो यूज के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1, हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में 40% जो है वो फूड पे खर्च हो रहा है, भोजन पे खर्च हो रहा है। 20% रेंट माने किराए पे खर्च हो रहा है। 15% जो है वो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे खर्च हो रहा है। 18% जो है वो हमारा सेविंग हो रही है, 18% की बचत हो रही है। और 7% जो है वो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अदर खर्चे हैं। अगर आप पाई चार्ट को ऐड करेंगे, चेक करेंगे, तो ये पाई चार्ट हमेशा कितने परसेंट को दिखाएगा, 100% को दिखाएगा। कैसे भाई, देखो 40 + 20 60, 75 और 18 + 7 25 है, तो टोटली कितना हो गया, 100%। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है आपको, ये एक पाई चार्ट है और आपको गिवन है कि टोटल इनकम ऑफ ए फैमिली, एक परिवार की जो कुल आय है वो आपको गिवन है, कितनी है, 30,000। कितनी है सर, 30,000 रुपये। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मनी स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर। मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोजन और किराए पे खर्च किया गया कुल धन हमें बताएं। ठीक है,
तो आप बताओ इनमें से कौन सा फार्मूला लगेंगे। सर वैल्यू पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग परसेंट वैल्यू इनटू फाइंडिंग परसेंट वैल्यू। तो वैल्यू सर हमारे पास मान कितना है, सर मान हमारे पास है 30,000। अगर इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो 30,000 सर टोटल पैसा है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम जो पूछा जा रहा है फूड और रेंट, तो सर फूड और रेंट को मिला करके 40 और 20 कितना होता है 60%। और हमसे सॉरी यहाँ पर ये 30,000 क्या है भाई, टोटल फैमिली इनकम है। तो टोटल फैमिली इनकम का मतलब इस पूरे ग्राफ की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 100%। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंडिंग परसेंट वैल्यू में कि रेंट और फूड पे कितना, तो रेंट और फूड का मिला के 40 + 20 दैट इज़ 60। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेंट प्लस फूड पे जो खर्च आएगा वो आ जाएगा हमारा 18,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा 18,000 रुपये। नोट करिए इस क्वेश्चन को पहला। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, मनी स्पेंट ऑन रेंट हाउ मच रुपीज़ मोर देन मनी स्पेंट ऑन सेविंग। ठीक है, बचत पे जो खर्च हो रहा है या जो हम बचत कर रहे हैं उसका धन, और जो किराए पे खर्च कर रहे हैं, किराए पे खर्च किया गया धन बचत पे खर्च किए गए धन से कितने रुपए अधिक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ भी हमसे रुपए ही पूछ रहा है, वैल्यू ही पूछ रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग इनटू फाइंडिंग परसेंट का। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सर, देखिए वैल्यू तो हमारे पास एक ही है जिसका मान हमारे पास ऑलरेडी दिया है 30,000 रुपये, ठीक है। और ये वैल्यू किस चीज़ की है सर, ये टोटल वैल्यू इसलिए 100। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो सेविंग पे पैसा है और रेंट पे, तो रेंट का कितना ज़्यादा, तो रेंट का परसेंटेज 20 है और सेविंग का है 18%, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 20 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है 2%, 2% ज़्यादा है, और 2% का मतलब है 600 रुपीज़ क्या है अधिक है, 600 रुपीज़ मोर है अधिक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 600 रुपये अधिक है। किराए पे खर्च किया गया धन बचत पे खर्च किए गए धन से 600 रुपये क्या है अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन, फाइंड परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन टू मनी स्पेंट ऑन रेंट। कहने का मतलब है कि शिक्षा पे खर्च किया गया धन किराए पे खर्च किए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो हमें यहाँ परसेंटेज निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, परसेंटेज इक्वल टू होता है गिवन वैल्यू। किसकी गिवन वैल्यू है, हमें क्या पूछा जा रहा है, मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन जो कि 15% है, और किससे कंपेयर हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय कंपेयर वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारे पास पूछा जा रहा है एजुकेशन का किससे कंपेयर हो रहा, मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, फाइंड परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन टू द या फ्रॉम मनी स्पेंट ऑन रेंट। ठीक है, तो कंपेयर हो रहा है। कंपेयर के लिए हम ये हिंदी में से लगा होता है, अंग्रेजी में फ्रॉम, ऑफ, इस तरीके से ये शब्दों से पहचानते हैं। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 का इसमें कट करेंगे, 25 जा 100 और 15 5 जा 75%। तो आप कह सकते हैं सर कितना परसेंट है एजुकेशन पे खर्च किया गया जो धन है वो शिक्षा, वो किराए पे खर्च किए गए धन का कितना है 75%। नोट करिए। जनरली हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे भाई ये तो 5% तो है, कम ज़्यादा में 15% है सीधे सीधे, लेकिन यहाँ कंपेयर वैल्यू चेंज हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में है मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन what percent less than money spent on rent, money spent on rent। कहने का मतलब है कि शिक्षा पे खर्च किया गया धन किराए पे खर्च किए गए धन से कितना परसेंट कम है। इससे पहले वाले सवाल में सिर्फ परसेंटेज पूछा था, अब कम पूछा, तो कम और ज़्यादा के लिए आप डिफरेंस ऑफ बोथ गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय कंपेयर वैल्यू इनटू 100 ऐसा करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे, दोनों के बीच का परसेंटेज में अगर आपको लेस निकालना है तो आप दोनों के बीच का अंतर 15 और 20 के बीच का अंतर सर 5, कंपेयर किससे हो रहा है, लेस देन कंपेयर हो रहा है किससे, रेंट से, 20 से इंटू 100। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कितना परसेंट कम है सर, 25% कम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहता है फाइंड रेशियो ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड सेविंग, शिक्षा और बचत पे खर्च किए गए धन में क्या अनुपात है। तो इसका सलूशन क्या होगा, अनुपात निकालना है हमको। देखिए सबसे पहले एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं 15% और सेविंग पे खर्च कर रहे हैं 18%। ठीक है, रेशियो के लिए हमने बता रखा कि SCF वैल्यू आप क्या कर दें, इसमें कैंसिल कर दें। तो आप मुझे बताएं 15 और 18 में SCF क्या है सर, 3, मतलब 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो आंसर हमारा आ जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास 120 डिग्री 120 डिग्री जो है वो वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि है। 120 डिग्री बंजर भूमि है हमारे पास। उसके बाद 20 डिग्री जो है ये हमारी क्या है, लैंड यूज़ फॉर रोड्स, सड़क के लिए प्रयोग की गई भूमि है, लैंड यूज फॉर रोड्स। 60 और इसके बाद ये हमारा जो 60 डिग्री है वो हमारा इनहैबिटेड लैंड है, इनहैबिटेड लैंड। इनहैबिटेड लैंड का मतलब होता है सर, इनहैबिटेड लैंड का मतलब होता है हिंदी में आवास के लिए प्रयोग की गई भूमि। आवासीय जो भूमि होती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं आवास के लिए प्रयोग की गई भूमि, इनहैबिटेड लैंड। ठीक है, 70% जो हमारी लैंड है उसका हमने यूज किया है। 70% जो लैंड है वो हमारी वेट लैंड है। वेट लैंड का मतलब होता है जलमग्न भूमि, जलमग्न भूमि, जल में डूबी हुई भूमि को हम बोलते हैं जलमग्न भूमि। ठीक है, और रिमेनिंग जो हमारा है 90% वो कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड का मतलब है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ गिवन है। अब ये देख रहे हैं आप डिग्री में गिवन है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द लैंड यूज फॉर रोड, द लैंड यूज्ड फॉर रोड इज what percent of inhabited land, inhabited land।
कहने का मतलब है कि सड़क के लिए जो प्रयोग की गई भूमि है वो आवास के लिए प्रयोग की गई भूमि का कितना परसेंट है। तो आपको मैंने बताया कि अगर सर परसेंटेज निकालना है तो जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है वो आपके नोमिनेटर में और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिवाइड में। तो हम निकाल किसका परसेंटेज रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लैंड यूज़ फॉर रोड का, जो कि 20 डिग्री है, डिवाइडेड बाई किससे 60 डिग्री और इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिग्री को परसेंटेज में क्यों नहीं सर चेंज किया, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री है और वो क्या हो जाएगी सर, कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए चेंज नहीं किया। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये है पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ टोटल लैंड इज़ 7200 एकड़, जो टोटल लैंड है वो हमारे पास कितनी है, 7200 एकर्स है। फाइंड लैंड यूज फॉर वेटलैंड। हमसे कह रहे हैं कि जो कुल भूमि है वो 7200 एकड़ है और हमें बताना है जो लैंड यूज हो रही काय में, जलमग्न भूमि, जो जल से डूबी हुई भूमि है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे हम। तो हमारे पास टोटल है 7200 एकड़ डिवाइडेड बाई, अभी चूँकि डिग्री का ग्राफ है इसलिए कितने से डिवाइड करेंगे, डिग्री से है तो वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग परसेंट ना होकर के करस्पॉन्डिंग डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 360 डिग्री, और फाइंड क्या करना है हमें, वेटलैंड। वेटलैंड कितना है हमारे पास 70 डिग्री। इसको कट करेंगे 2, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वेटलैंड होगा वो हो जाएगा 1400 एकर्स। 1400 एकर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जलमग्न भूमि हो जाएगी। ठीक है, 1400 एकड़ हमारी क्या आ जाएगी, जलमग्न भूमि। तीसरा सवाल देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेस्टलैंड टू द कल्टिवेटेड लैंड। कहने का मतलब है कि बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में क्या अनुपात है, बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में क्या अनुपात है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन, हमारे पास बंजर भूमि है 120 डिग्री और कृषि योग्य भूमि है 90 डिग्री। अगर इन दोनों में अनुपात की बात करें तो आपको बताया गया अनुपात के लिए सर क्या होता है, HCF वैल्यू कैंसिल हो जाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 4:3। नोट कर लीजिए 4:3। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। कृषि के लिए प्रयोग की भूमि कितने प्रतिशत है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत है। तो आपको मैंने बताया कि अगर कभी प्रतिशत निकालना है डिग्री से प्रतिशत निकालने के लिए 5/18
और प्रतिशत से अगर डिग्री निकालना है तो 18/5। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमारे पास पहले यहाँ पर कितना गिवन है, कल्टीवेटेड है 90 डिग्री, तो डिग्री से निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5/18 से, 18×5 = 90। तो यहाँ से परसेंट आ जाएगा कितने परसेंट, 25%। कितना परसेंट है सर, 25%। 25%। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लैंड यूज फॉर इनहेबिटेड लैंड, what percent less than land used for wetland। क्वेश्चन है कि आवास के लिए प्रयोग की गई भूमि जो है वो जलमग्न भूमि से कितने परसेंट कम है। तो आपको परसेंटेज कम का हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 70 और 60 के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, वेटलैंड से कर रहे हैं, इसलिए 70 और इंटू 100। ये कट करेंगे, 7 से 100 को डिवाइड करेंगे, 7 × 7 30 होगा, 7 × 4 = 28, 2/7। कितने परसेंट कम हो जाएगा, 14 सही, 2/7%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डीआई के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि डीआई बहुत ज़्यादा टफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी डीआई का फॉर्मेट, देखिए डीआई में फॉर्मेट जैसे पाई चार्ट हमने आपको पढ़ाया, मान लीजिए आपका बार ग्राफ आ गया, तो आप ये जानते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में अगर आप पाई चार्ट को लाइन ग्राफ में चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज हो जाएगा। तो रीडिंग करना बस ग्राफ की आ जाए, बाकी कॉन्सेप्ट कोई भी चेंज नहीं होता, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो लाइन ग्राफ में हो चाहे बार ग्राफ में हो, कॉन्सेप्ट सारे यही हम अप्लाई करेंगे। बस उसको थोड़ा सा पढ़ना हमें आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो फिर आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू क्लास।